देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। द जर्नलिस्ट एसोसिएशन कानपुर जिला कार्यकारिणी द्वारा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश डी यादव के दिशा निर्देशानुसार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को शहर के बड़े चौराहे स्थित हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष SP सिंह ने किया। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि पत्रकार निर्भय होकर निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। अभियान में प्रमुख रूप से उमेश पांडे और साथ ही आपको बता दें राजू यादव, विनय पांडे, रेणु भारद्वाज, सरोज पासवान, नेहा शर्मा, रुद्र प्रताप सिंह और साथ ही दुर्गेश कुमार, आरिफ, नीलेश शर्मा, AK द्विवेदी, सुनील कुमार, लाला यादव, भानु कुमार, रमन श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह तोमर, संतोष अनिल दीक्षित, त्रिवेदी, संतोष चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू किए जाने की मांग भी उठाई गई। लागू हुआ था और वर्तमान में चल भी रहा है। ये लगातार 6 महीने तक चलेगा हस्ताक्षर अभियान। इसके बाद उनकी मंशा है कि अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होता है कि आप इसके माध्यम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, तो संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए जो राष्ट्रपति हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा। और आज हमारा दूसरा जो है हस्ताक्षर अभियान शहर में चालू किया गया, जिसमें शहर के तमाम पत्रकार साथीगण मौजूद हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये अभियान कब तक चलता रहेगा? तो मैंने बताया ना, ये 6 महीने तक ये लगातार ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। इसके बाद जो है ज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अपना परिचय दीजिए। जय हिंद साथियों, मैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश पांडे। राकेश डी यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन से। उनके निर्देशानुसार जो है जितने भी हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संगठन है, सबको उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक हम सभी लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक हम एक ताकत अपनी मजबूत नहीं कर पाएंगे। हम एक साथ होंगे तभी पत्रकार अधिनियम कानून को हम पारित करने में सफल हो पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेते हुए राकेश डी यादव जी ने ये मिशन किया है कि लगभग हम 50 करोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को कि पत्रकार अधिनियम कानून पारित किया जाए और हमको सारी सुविधाएं दी जाए। जय हिंद, जय भारत। आज बड़े चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान किया गया है, लोग उपस्थित रहे हैं। आज जो है ये एक थोड़ा सोचनीय विषय है कि पत्रकार संगठन एक नहीं है, पत्रकार एक परिवार है और इसमें हम सभी को सोचना चाहिए, अपना ईगो नहीं लेना चाहिए कि हम इस संगठन से इस संगठन से हैं। हम सबके अधिकार कानून के लिए खड़े हुए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि अगले हस्ताक्षर अभियान में सभी लोग एक साथ मंच में खड़े होकर पत्रकार अधिनियम लागू करें। जय हिंद, जय भारत। हस्ताक्षर अभियान में लगभग कितने पत्रकार और कहाँ से पत्रकारों की उपस्थिति हुई है? ये हमारे जो है जिला कार्यकारिणी कानपुर नगर, तहसील या अन्य कई जगह के पत्रकार भाई उपस्थित हुए हैं। ये हमको जो है मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि अगले हस्ताक्षर अभियान में अधिक से अधिक संख्या यहाँ पे उपस्थित हो और ये मिशन हमारा भारत सरकार तक पहुँच पाए। क्या अभी तक इसका ज्ञापन सौंपा गया है? इसका ज्ञापन हम अभी 6 महीना जो हमारा ये हस्ताक्षर अभियान चालू होगा, इसके बाद जो है हर जिले से हर खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा तापीय परियोजना में श्रमिक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री के संबोधन का हुआ सजीव प्रसारण। बड़ी संख्या में श्रमिकों और कर्मचारियों ने लिया भाग। श्रमिकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया गया। सुरक्षा और कल्याण पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। स्वास्थ्य शिविर व सुरक्षा प्रशिक्षण पर जोर दिया गया और साथ ही संविदा श्रमिकों की हितों की निगरानी पर बल दिया गया। PPE व मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों की रही सक्रिय भागीदारी और साथ ही भविष्य में भी श्रमिक सहित हित में प्रयास जारी रखने का संकल्प भी लिया गया है।
हरदोई की संडीला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर सियासत गर्मा गई है। संडीला में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। संडीला नगर में आयोजित इस पदयात्रा का नेतृत्व नगर अध्यक्ष नीतीश जायसवाल रमन ने किया है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अस्थाना मुख्य रूप से उपस्थित रही हैं और वहीं जिला मंत्री अमरेंद्र अर्कवंशी और क्षेत्रीय सह संयोजक राजेश अस्थाना भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सदन में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर गिराकर विपक्ष ने देश की महिलाओं का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, मनीष गुप्ता और साथी नरेश सिंह अर्कवंशी, मदन गोपाल कश्यप और शिवम सिंह, अनुज सिंह, मुकेश गुप्ता, हरिओम तिवारी, रानू अंसारी, रितेश गुप्ता, पंकज अर्कवंशी, गोपाल अर्कवंशी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। फिलहाल नारी शक्ति वंदन को लेकर संडीला में निकाली पदयात्रा राजनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। हरबंश मोहाल थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले 58 वर्षीय टेलर को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के अनुसार ये घटना कल शाम आपको बता दें कल शाम 30 अप्रैल को हुई थी। उन्होंने थाना हरबंश मोहाल में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी आशुतोष सिंह ने संबंध में जानकारी देते हुए पुष्टि की है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कि कल दिनांक 30/4/26 को शाम को थाना हरबंश मोहाल को सूचना मिली। परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी बच्ची के साथ बगल का रहने वाला एक टेलर है जिसकी उम्र लगभग 58 साल है, उसके द्वारा बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना की गई है। तत्काल पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार करके और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार की जाए। मऊ अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के बैनर तले रसोइयों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद रसोइयों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पोषण मध्याह्न भोजन योजना के तहत तहसील लगभग 3,72,000 गरीब असहाय विधवा महिला एवं पुरुष रसोइया कार्यरत है। रसोइयों का आरोप है कि पिछली सरकार की गलत नीतियां एवं छात्र संख्या पाल्य और साथ ही अनिवार्यता के कारण चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, जिससे पहले से ही कार्यरत रसोइयों को हटाकर नए लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। इससे कई रसोइये बेरोजगार होकर आर्थिक संकट में आ जाते हैं। रसोइयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें वर्तमान में मात्र 2,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही पूरे सत्र कार्य करने के बावजूद केवल 10 महीने का ही मानदेय दिया जाता है। महासंघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से छात्र संख्या की अनिवार्यता समाप्त करने, न्यूनतम वेतन लागू करने, 12 माह का मानदेय देने और साथ ही केवल मिड डे मील से संबंधित कार्य ही लेने, आकस्मिक अवकाश प्रदान करने तथा दुर्घटना बीमा लागू करने की भी मांग उठाई है। 2008 में हमारा आदमी मरे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे हमारे विकलांग और हमारे कोई नहीं सहारा। हम लोग जाते हैं तो झाड़ू लगवाते हैं, कुत्ता मर जाता है फेंकवाते हैं, बिल्ली फेंकवाते हैं, कोई गंदा कर देता है वो फेंकवाते हैं। हमारी तबीयत 1 महीना से खराब चल रही है, हमारे पैसा नहीं हो रहा है कि हम दवाई लें। छुट्टी भी नहीं मिलती होगी आप लोग को? छुट्टी तो अतवार पड़ता है तभी मिलती है, और नहीं जो कोई दर्द छुआ होता है तो मिलता है। राशन बेचकर हम मीटिंग में आए हैं, कोटा का कल लिए बेचे, यहाँ पर आए। कितना मिलता है आपको? 2,000 रुपया मिलता है। तो 2,000 में कैसे अपने परिवार का पालन हम पोषण करती अपने हैं? लड़का के दवाई करीला, हमारा लड़का 19 साल कैसे का पालन पोषण करती हैं? 2,000 में हो क्या जाएगा? करते हैं, किसी करते हैं, किसी का रोपनी करते हैं, किसी का मजदूरी करते हैं, किसी हाल से करते हैं। नहीं हो पाएगा कैसा तो माँ बहन से भीख मांग कर करते हैं। हमारे तो कोई नहीं सहारा है। सरकार में कोई सुनवाई नहीं है? तो सुनवाई नहीं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। सिर्फ हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे विकलांग हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग बताएं? ये रसोई हम खाना बनाते हैं, वो पैसा कभी 2 महीना मिलता है, कभी 6 महीने में मिलता है, और वो नहीं मिलता है। जो त्योहार पड़ता है हमारे बच्चे भी खाने के लिए त्योहार ये कुछ नहीं मिल रहा है। क्या अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमको पैसा भी, अपने बच्चे की हम दवाई कर रहे हैं। 2008 को हमारा आदमी मरा हुआ है।
और वो हमारा लड़का पैर से दिखलाएंगे, हम लेकर के अपनी समस्या झेल रहे हैं। हमारे आगे पीछे भैया लोग कोई नहीं है। तो सरकार से क्या मांग करना सरकार से क्या मांग करना चाह रही है? सरकार से बताइए, आप लोगों को बताओ, असली बात बताएं। सरकार हमारी पैसा बढ़ा दे, हम अपने लड़का की दवाई करें, अपन पेट आपका मानदेय आप लोग का बढ़ जाइए। हमारे मानदेय हम 2008 को लगल है, दिन सोमवार है, तब से हम अपना नौकरी करत नहीं। हम 250 का कहीं 500 मिला, अब 2000 मिला था। तो बोलते हैं बच्चा लाइए, हम विधवा औरत कहाँ से बच्चा लाएंगे, आप बताइए। ठीक। जी, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रदेश संरक्षक। किस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है, क्या उद्देश्य है? आज मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम अपनी मांगों को 6 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपने का काम किया जाएगा। मुख्य मांगे क्या है? और मुख्य मांगे हम लोगों की यह है कि जब विद्यालय पर छात्र संख्या कम हो जा रही है तो रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि छात्र संख्या कम होने में रसोइयों की कोई गलती नहीं है। जब छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है तो इसकी सजा रसोइयों को क्यों दिया जा रहा है? छात्र संख्या कम होने में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, न किसी एसडीआई पे, न बीएसए पर, न हेडमास्टर पे, तो रसोइयों पे क्यों कार्रवाई की जा रही है? इसलिए सरकार से मांग किया जा रहा है कि रसोइया नियुक्ति शासनादेश से छात्र संख्या अनिवार्यता जो रसोइयों के लिए रखा गया उसको समाप्त किया जाए। बहुत बार आप लोग धरना प्रदर्शन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, क्या वजह क्या है? अब वो वजह मांग तो किया जा रहा, संवैधानिक तरीका भी यही चीज़ है मांग करने का। हम लोग ज्ञापन सरकार के द्वारा बुलाहट भी आई थी, 2 बार जा करके विधानसभा के अंदर रसोइयों का नेतृत्व हम किए थे। उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइयों को बुलाया गया था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। उस पर चर्चा हुई, पूछा गया कि आप लोग की क्या मांग है। उसमें 7 मांग सरकार के सामने हम लोग रखने का काम किया, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि नहीं, आपकी मांग जायज़ है और इस मांगों पर बहुत जल्दी विचार किया जाएगा। लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग का ही मामला था, उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइया तीनों लोग थे। तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मानदेय बढ़ोतरी हो गई, उसका शासनादेश भी जारी हो गया, कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई। लेकिन रसोइयों के साथ कमजोर और इनको बेसहारा समझ करके जो है इनके साथ सरकार सौतेला व्यवहार की, अभी तक इस पे नहीं की। सरकार से यही अपील किया जाए। खबर सोनभद्र से है, जहां मजदूर दिवस पर भाकपा और साथ ही एटक का जुलूस मजदूर एकता का दिया गया संदेश। शिकागो के शहीदों को किया गया याद। मजदूर एकता जिंदाबाद के लगे नारे, लाल झंडा फहराकर कार्यक्रम की हुई है शुरुआत। रेणुकूट बाजार व कॉलोनी में निकाला गया ये जुलूस 8 घंटे काम और साथ ही बेहतर वेतन की मांग उठी है। सामाजिक सुरक्षा और मजदूर अधिकारों पर जोर दिया गया। महंगाई और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। भाकपा और साथ ही एकटक नेताओं ने किया है संबोधन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। गांधी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेणुकूट में मजदूर दिवस पर भाकपा एवं एटक का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। खबर सीतापुर से है, जहां पर डायल 112 के बेड़े में शामिल हुए 14 नए 4 पहिया वाहन। पुलिस रिस्पांस टाइमिंग होगा और भी बेहतर। जिले के कई थानों में होगा नए वाहनों की तैनाती। एसपी अंकुर अग्रवाल ने पूजा कर दिखाई हरी झंडी और साथ ही एएसपी समेत पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। एसपी ऑफिस से रवाना किए गए सभी नए वाहन। कितने थानों में आवंटित किए गए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, डीजीपी निर्देशानुसार 14 गाड़ियां हमारे यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। सभी अच्छी गाड़ियां आप देख रहे हैं जो प्राप्त हुई हैं, फुली इक्विप्ड हैं। 14 गाड़ियों को अलग अलग थानों पे, सिधौली, अटरिया, हरगांव, हर थाने पे हमने आवश्यकता अनुसार दिया गया है और इससे बहुत अच्छी बेहतर पुलिसिंग को और जो पीआरबी का रिस्पॉन्स टाइम हमारा बेहतर होगा। लोगों तक भी गाड़ियाँ समय से पहुँचेंगी और लगातार जो हमारा प्रयास रहता है कि इवेंट होने पर पुलिस से जल्दी मौके पर पहुँचे ताकि इवेंट बढ़े ना, तो उसका भी इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। सीतापुर नगर में कांग्रेस पार्टी के सांसद राकेश राठौर द्वारा महिला भागीदारी अभियान के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र भर की बड़ी संख्या में महिलाओं और साथ ही आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे आयोजन में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिला। महिलाओं की इस जोरदार भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है और समाज को उनकी बढ़ती सक्रियता का मजबूत संदेश भी दिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुभाषिनी यादव ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद डॉक्टर अनिल जय हिंद ने अपने संबोधन में कहा है कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलना चाहिए।
पुरुष होते, 10% महिलाएं होती। लेकिन आज के कार्यक्रम में आपने देखा 95% महिलाएं थी, ठसाठस भरा था हॉल। तो इसका कारण एक तो इनका नेतृत्व है, वो तो है ही, लेकिन जो मोदी जी के प्रति आक्रोश है, जो मोदी जी ओबीसी दलित महिलाओं को जो ये महिला आरक्षण है बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, ये आक्रोश जो था वो हमारी जो माताएं बहनें आज आई थी उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। तो तमतमाते चेहरे से वो नारे भी लगा रही थी कि हमें हमारा अधिकार दो, जो संविधान में लिखा है। और राजीव गांधी जी ने जब पंचायती राज अधिनियम बनाया तो दिया ना, महिलाओं को आरक्षण दिया, ओबीसी के महिलाओं को भी आरक्षण दिया। तो भाई आपको क्या दुश्मनी है मोदी जी? आप तो खुद को ओबीसी का बताते हो, ओबीसी का होकर के ही ओबीसी माताओं बहनों को आप नहीं दे रहे। क्या कसूर है हमारी ओबीसी माताओं बहनों का कि वो खेत में मजदूरी करती हैं, ये कसूर है उनका? ठीक है, तो मैं चाहता हूं, एक बार फिर हमने अपील भी की आज के सम्मेलन में, मोदी जी को हम चाहते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो ओबीसी महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी भागीदारी इस बिल में खिलाए। भाजपा की तरफ से लगातार महिला जन आक्रोश, जिससे लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूका है, ऐसे क्या? देखिए, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, ठीक है, और वो ध्यान बटाने की राजनीति करती है। वो ध्यान बटाना चाहते हैं कि शोर मचा दो, और शोर जैसा होता है ना, नकार खाने में तूती की कोई नहीं सुनेगी। तमाम मीडिया उनके हाथ में, 2000 अदानी अंबानी के मीडिया है सारे, वो लोगों को बरगलाना और बहकाना चाहते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना, झूठ ज्यादा देर तक चलता नहीं, उनका ढोल फट चुका है। आज सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़ा दी, जहाँ सिलेंडर बहुत सस्ता होता था, एक ही दिन में 993 रुपए, तो उनका झूठ का ढोल फट चुका है। अब जिसको कहते हैं ना, उनके लास्ट डेज चल रहे हैं। कभी भी ये दूसरे जो उनको समर्थन दे 241 पे है। यूपी में तो हार ही गए थे पिछली बार, 36 सीटें जीत पाए 80 में से। तो ये सरकार जाने वाली है, अगर ये खुद कर दे तो अच्छा काम अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत जल्दी इस देश के प्रधानमंत्री न्याय योद्धा राहुल गांधी जी बनने वाले हैं, और वो न्याय करेंगे, हमारी पिछड़ी माताओं बहनों को उनकी भागीदारी हिस्सेदारी देंगे। महिला आक्रोश में जैसे कि भाजपा विधायक जैसे कि उनको पुतले के तुरंत जल्दी, उसके बाद अखिलेश यादव को देखने थे, उसके कुछ देर बाद उनके भाजपा के नेता लोग। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की ये वाली राजनीति को ज्यादा समझता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरे देश में रहता हूँ। हमारे जो है ये सांसद जो है मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आपको बता दें कि फुर्तीपुर के नवापुर वार्ड नंबर 14 में बीते कई दिनों से आई आंधी पानी के कारण एक विशेष यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि विशाल चिलबिला का पेड़ गिर गया है और ये पेड़ संदीप ठाकुर के घर के सामने गिरा है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। आपको बता दें कि खबर मऊ से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बारिश के कारण रास्ता बाधित हो गया है। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्तीगंज के, और साथ ही आपको बता दें कि कुर्ती जफरपुर के नवापुर वार्ड में 14 में बीते दिन आई आंधी पानी के कारण एक विशाल चिलबिल का पेड़ गिर गया है। यह पेड़ संदीप ठाकुर के घर के सामने गिरा है, जिससे रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया। पेड़ इतना बड़ा था कि उसके गिरने से आसपास की जमीन और मकान भी प्रभावित हुआ है। संबंधित भूमि पहले से ही विवादित है, जिस पर वर्ष 2013 से मुकदमा चल रहा है। घटना की सूचना संदीप ठाकुर द्वारा तत्काल डायल 112 पर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, और साथ ही पीड़ित ने कोपागंज थाना एवं संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र दिया है, जिसमें पेड़ को कटवाकर रास्ता सुचारू करने की मांग भी की गई है। तो आके कटवा दिया जाए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई सर, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम पुलिस चौकी पे गए, पुलिस चौकी पे जाने के बाद दरोगा साहब कहें कि ऐसा है कि हमारे पे थोड़ा दबाव बनाए। कहने कि क्या दिक्कत है, कटने दो कटने दो। तो हम यही कहे कि आप खड़ा कटवा दीजिए, आप अगर जो आपका अधिकार आ रहे हैं तो आप कटवा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर खड़ा हो कटवाना पड़ेगा। तो वो क्या किए कि उसके बाद चेयरमैन साहब को फ़ोन किए, चेयरमैन साहब आए और क्या बोलते हैं सभासद, दूसरे वार्ड के सभासद आके जो है कि प्रेशर बनाए दरोगा साहब को, दबाव बनाए। दरोगा साहब जो है कि हमको जो है कि दबाव बनाए, डायरेक्ट दबाव बनाए, पूरा दबाव बना के जो है कि वहाँ पे हम जानते हैं कि हम कानून भले है, लेकिन हम जानते हैं कि गुंडे के तरीके से जो है पेड़ कटा है, जबरदस्ती दबाव। जी वही। कौन सभासद थे, कौन चेयरमैन और कौन चौकी थाना के थे? और हमारे चौकी प्रभारी थे अर्जुन सिंह और दीपक सिंह थे, दीवान जी हैं, और अन्य अधिकारी थे जैसे कांस्टेबल जी। सभासद थे काजू दुबे, चेयरमैन थे जाफर अहमद,
कहाँ का मामला है? कुर्ती जाफरपुर का सर। इस मामले को लेके हम डीएफओ साहब से बात करने की कोशिश किए थे, तो डीएफओ साहब हमको एक ही बात बताया कि ये जो है कि हमारे अंडर में नहीं है, ये नगर पंचायत के जो है अधिशासी अधिकारी कर पाएंगे और किसी की बस की नहीं है। वो स्वयं हमको बोले, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसके बावजूद भी पुलिस आके खड़ा होके, चेयरमैन साहब खड़ा होके, सभासद खड़ा होके, जो कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, खड़ा होके कटवा दे रहे हैं। बताइए सर, हम कहाँ जाएं? क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि उसकी जो है कि उसकी जांच हो, कमीशन देखा जाए, हमारा पेपर वर्क देखा जाए, उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर जसपुर से है, जहां विद्युत विभाग द्वारा देश भर में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का विरोध अभी भी बरकरार है, लेकिन बावजूद इसके भी विद्युत विभाग के कर्मचारी जगह जगह पर जाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर पहुंच रहे हैं और हर बार नए नए विरोध सामने आने पर मीटर लगाने पहुंची विद्युत विभाग की टीम को बैरंग होकर वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे ही एक और प्रकरण उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर से सामने निकल कर आया है, जिसमें स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे एक अधिकारी को स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाने देना रास नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर का है, जहां आज नगर के मोहल्ला आपको बता दें कि गुजरातियान में अपनी टीम के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे एसडीओ सद्दाम हुसैन का जब मोहल्ले वासियों ने कड़ा विरोध कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से इनकार कर दिया, तो एसडीएम सद्दाम हुसैन ने यह बात की है रास नहीं आई। और साथ ही वहीं इस संबंध में भाजपा नेता शीतल जोशी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि उनके मोहल्ले वासियों द्वारा फोन पर वार्ता से अवगत कराया गया है। मोहल्ले में लगने पहुंचे स्मार्ट मीटर अब जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो एसडीओ द्वारा मोहल्ले की लाइट काट दी गई है। तब हम लोगों ने शीतल जोशी को संपर्क किया, तब शीतल जोशी ने के प्रयास से वो यहाँ से भागते भागते हुए सबकी लाइन काट गया था, चूंकि अब उनके प्रयास से वो जो है लाइन जोड़ी जा रही है। ये आपके सामने जोड़ ही रहा है। गांधी पार्क, मेन गांधी पार्क पर जी है विवेश चौहान। एसडीओ सद्दाम हुसैन जो अचानक यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के नाम से पहुँचे थे, लोगों ने स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने पर उन्होंने लोगों से अभद्रता करनी शुरू कर दी और उस अभद्रता के बाद कई महिलाओं के साथ बदतमीजी की। और जैसा मुझे अभी ये माताएं हमारी इन्होंने जानकारी दी कि उसके एसडीओ के ये शब्द थे कि मैं तो लगाऊंगा हिंदू बस्तियों में, तो इस चीज़ की जानकारी मुझे विवेश जी ने, संजीव जी ने, चौहान मेडिकल वालों ने फ़ोन पर दी। मैं रुद्रपुर था, मैंने तत्काल अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने उसको समझाया, लेकिन एसडीओ ने नहीं माना। उसके बाद जब उच्चाधिकारियों से बात हुई और उनको बताया गया, तब वो यहाँ से गए, लेकिन जाते जाते वो मोहल्ले वालों की लाइट काट गए, पूरी लाइन काट गए, जिसका मैं पूर्ण जोर विरोध करता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार में ऐसा कोई भी अधिकारी जो जनता के साथ अन्याय करता हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा कि इस एसडीओ की जांच कराई जाए, इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए। इसने कितने, जब ये हिंदू मोहल्लों की बात कर रहा, इसने कितने मुस्लिम मोहल्लों में मीटर लगाए अपने एसडीओ रहते हुए, इसकी भी जांच कराई जाएगी और इस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हो ही नहीं सकता कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में जनहित के मुद्दों में और भ्रष्ट अधिकारी के या जो अधिकारी इस तरह से धर्म विशेष का बनकर कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई न लाई जाए। अधिकारी ने अपने अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना की है, जबकि ऊपर से अधिकारियों ने उनको बोला था, जब मैंने रुद्रपुर से उनको फ़ोन किया था कि भाई इसको तत्काल रुकवाइए, क्या बदतमीजी हो रही है। अब अधिकारियों से बात की है, उसमें एसडीएम साहब भी उस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और जो यूपीसीएल के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता की जाएगी। अभी इस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, इनकी जांच कराई जाएगी, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी, इनका देखी जाएगी ये क्या क्या ऐसे जो कर्तव्य यहाँ कर रहे हैं जिनकी वजह से जनता परेशान है, उन पर ध्यान दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से यहाँ 8 बजे से गर्दाबाद है यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का। देखिए हमें तो ये जानकारी है, हम न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, अखबार में भी आ रहा है कि जो विद्युत विभाग मंत्री हैं उनके साफ आदेश हैं कि अगर कोई चाहता है स्मार्ट मीटर लगवाना तो स्मार्ट मीटर लगवाए, किसी की बिना मर्जी के स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए, ज़बरदस्ती किसी से ना करी जाए। तो वही चीज़ हमने इन लोगों के सामने रखी कि भाई हम लोग तो नहीं लगवाना चाहते, हमारी सहमति नहीं है स्मार्ट मीटर लगवाने की। जिन लोगों को लगवाना है, जिनकी सहमति है, उनके स्मार्ट मीटर आप लगाओ। तो सीधा जो एसडीओ साहब हैं सद्दाम भाई, उन्होंने सीधा कहा
कि स्मार्ट मीटर तो मैं लगाऊंगा जरूर, किसी से भी नहीं रुकूंगा, अब नहीं लगाऊंगा फिर लगाऊंगा। मन का तो ठीक है, कल का हमें रात में लगाने की धमकी देके गए। कल का हमें टाइम दो तो कल लगा लेना, आज पोस्टपोन कर दो लगाना कि नहीं मैं लगाऊंगा तो आज ही लगाने हैं मुझे स्मार्ट मीटर। तो मैंने कहा मन का वैसा ये तो जाती हुई हम लोगों के साथ कि कैसी जाती, हमें तो ऊपर से आदेश है, हमारे पास कागज है। मन का देखिए एक बात बताओ, जब हम न्यूज़ पे रूपवास क्षेत्र के सिंघावली गांव में अपने मायके से एक शादी समारोह में आई पत्नी को पति ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने की बाद खुद को भी मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पति की शिनाख्त उत्तर प्रदेश अंतर्गत खैरागढ़ के बेरुआ निवासी राघवेंद्र तथा घायल पत्नी राधिका के रूप में हुई है। शादी समारोह में अचानक हुई गोलाबारी से हड़कंप तथा भगदड़ मच गई। गंभीर रूप से घायल हालत में पति को रूपवास के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया और साथ ही पत्नी को गंभीर हालत में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में रेफर किया गया। और साथ ही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और साथ ही घायल पत्नी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से देशी कट्टा बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल आया था। तो यहाँ से अब जगह नहीं है, उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। किसकी शादी थी, क्या मामला? चाचा की लड़की की शादी थी, उसमें आई थी। हाँ उसमें। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के खैरी घाट क्षेत्र में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें, मक्कापुरवा गांव में कुत्ते ने घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में 3 मासूम समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुए इस हमले में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटे और लाठी डंडों से कुत्ते को खदेड़ा है। कुत्ता ग्रामीणों के प्रतिरोध के बाद मौके से भाग निकला और घायलों में शिव कुमार 60 वर्षीय और साथ ही समसुल्का, मीरा देवी, अंकिता और साथ ही गर्जा देवी व चंटा देवी शामिल है। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेडिकल कॉलेज के विशेष बोर्ड में सभी का इलाज भी जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुरकुर घाटी से क्या कर रही थी? लेटी रहा। कहाँ लेटी थी? अरे अपन दौरे पर है। फिर क्या हुआ? आया कुकुर नोचने लगा। कैसे जान बची? जान कैसे बची? जान बचाने पर आदमी आ गए तो बच गई। और कितने लोगों को काटा है? 8 लोगों को काटा। उसी गांव में? हाँ उसी गांव में। कौन सा गांव है? मक्कापुरवा थाना खैरी घाट। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? शिव कुमारी। पति का नाम? कैलाश। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।